तो आज तक हमारा चैप्टर रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। कोई भी चीज आप बनाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाओगे, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो मटेरियल आपका मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। देखा ना आपने, जैसे चेयर बनानी है तो उसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, गाड़ियां बनानी है तो आपको मटेरियल में लोहे की जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स आयरन, ठीक है। या कोई आप घरों के अंदर जो आपके बर्तन है स्टील के बने होते हैं, दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको कम से कम सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं मटेरियल होता क्या है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई चीज बनी है तो मैं उसको एक नाम दे दूंगा मटेरियल, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खींचना, रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर दूर करना, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। जब हमने इस मटेरियल को स्टडी करा तो हमने पाया कि ये मटेरियल मेनली दो टाइप से निकल के मेरे सामने आए। एक को हमने बोल दिया मेटल और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, नॉन मेटल। मेटल की भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल की क्या है, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर आपको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आयरन मिलता है, अब क्या मिलता है, आयरन। अगर आयरन मिलता है किस चीज के अंदर, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आयरन मिलता है, तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ मेटल। अगर आपको मटेरियल के अंदर अदर देन आयरन को छोड़कर बाकी कोई और चीज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में मिलती है तो आप उसको क्या बोल दोगे, नॉन मेटल। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या हमारा, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हमारे सिलेबस में डीपली नहीं है, हम पढ़ते तो सारा का सारा मेटल। अब जब मैं मेटल को ढूंढने के लिए बाजार में निकला, मेटल को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर निकला तो मैंने देखा कि मेटल की तीन फॉर्म मिली मेरे को मेटल सॉलिड में भी मिला, लिक्विड में भी मिला और गैस में भी मिला। जब हमने मेटेरियल को ढूंढा, चट्टानों के अंदर खुदाई करी, ब्लास्ट करे, बहुत सारी चीजें करी, तो मेरे को मेटेरियल किसकी फॉर्म में मिला, सॉलिड की फॉर्म में। अगर सॉलिड की फॉर्म में आपको मेटेरियल मिलेगा तो सबसे पहले जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो क्या मिलेगी, कम। दैट मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किसके अंदर, सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो गैप रहेगा किसका, पार्टिकल का, वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। जो पार्टिकल गैप वो भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, दैट मींस कम रहेगा। दो चीजें। तीसरा, ये अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करेगा। सॉलिड है, जैसे चौक मेरे पास है, ये किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। ओके, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो क्या नाम है, सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो किस मेथड से होता है, कंडक्शन से। यहां तक हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। अब लिक्विड में क्या रहेगा, लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, लेस देन मिनिमम रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, कंपेयर करूं सॉलिड से, तो सॉलिड के कंपैरिजन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगा, जो पार्टिकल गैप है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, गैप पार्टिकल गैप ज्यादा रहेगा, दैट मींस मोर। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या रहेंगे, थोड़ा। तो उसके बाद ये इसकी अपनी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है। मैंने पहले पानी को गिलास में डाल रखा था, फिर मैंने वो जग में डाल दिया, फिर मैंने वो टब में डाल दिया, बार बार वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है किस चीज को, शेप को। बट अगर आप उसका वॉल्यूम निकालोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वो उतना ही घेरेगा जितना उसने है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जगह घेरना, कितनी जगह घेर रहा है। गिलास यहां तक भरा था, आपने जग ले लिया, जग थोड़ा सा चौड़ाई में है तो इतनी डेप्थ तक जाएगा पानी, लेकिन जब वॉल्यूम निकालोगे आप फॉर्मूला लगा के तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा,
शेप क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, बट जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? डज नॉट बी Same। चेंज। और इसके अंदर कंडक्शन की जगह क्या होएगा? कन्वेक्स कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रीटमेंट होगी। किसके थ्रू हीट ट्रीटमेंट होएगा? Convection। के थ्रू। मतलब हीट जो फ्लो करेगी वो ड्यू टू किसके होएगी? कन्वेक्शन के। कन्वेक्शन पढ़ा था ना, एक पार्टिकल हीट लेके कहां चला जाएगा? ऊपर। जो पार्टिकल गर्म होता जाएगा ऊपर जाता जाएगा, ठंडा पार्टिकल नीचे, गर्म पार्टिकल ऊपर, ठंडा पार्टिकल नीचे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बचा? गैस। गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और भी क्या आ जाएगा? मिनिमम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा जो पार्टिकल गैप क्या रहेगा? मोर रहेगा और ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद इसकी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है, कोई भी डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम अब गैस है, इस कमरे में डाल रखी है, यहाँ की सारी गैस को निकाल के तुम एक सिलेंडर के अंदर भर दो, सिलेंडर में भी आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? दैट मीन्स वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो भी किसकी हेल्प से होता है? कन्वेक्शन की हेल्प से होता है। समझ में आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसके अंदर? बहुत कम है। कम, बहुत कम। तो समझ में आई आपको? यस। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की। किसी भी मटेरियल को आपको स्टडी करना है, उसके बारे में डीपली जानना है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मींस चरित्र। जैसे हमारा चरित्र है, मेरे बाल काले हैं, रंग सांवला है, मैंने ये पैंट पहन रखी है, ये स्वेटर डाल रखी है, 5 फीट 7 इंच मेरी हाइट है, मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, मान लो मैं इतने टन का या इतने न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को या फिर मेरी उस प्रॉपर्टी को भी हम डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो मैकेनिकली है, मैंने जो ये मेटल है मेरे पास, इस मेटल की मेरे को क्या करनी है? प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। एक मेरे पास हो सकती है MECHANI मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एक हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरी हो सकती, मतलब अलग अलग से प्रॉपर्टी हो सकती है। आपके सिलेबस में मैंने देखा ज्यादा कौन सी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और थोड़ा सा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन दोनों प्रॉपर्टियों पे हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है? अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? किसी चीज को तोड़ मरोड़ के उसके ऊपर फोर्स लगा के देखेंगे कि उसके बिहेवियर में चेंज क्या आता है, ठीक है? सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक कंपोनेंट है, मेरे पास क्या है? कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ। और ये ब्रेड कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? ये क्या हमारी विड्थ मान लो, विड्थ। जब मैं इस कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। दोनों के दोनों फोर्स कौन से लगाए हैं? एक्सटर्नल पुश। तो इस कंपोनेंट यूनिवर्स के अंदर कोई भी कंपोनेंट रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब ये होता है कि किसी कंपोनेंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी शेप साइज चेंज ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी फोर्स लगाया, ये क्या हो गया? नीचे दब गया, तो शेप साइज में क्या हो गया? चेंज। फोर्स लगाऊंगा तो इसकी शेप साइज में क्या हो गया? चेंज हो गया। इस लकड़ी पे भी फोर्स लगाऊंगा तो इसकी शेप साइज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बट वो डिपेंड करती है फोर्स पे कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है? तो इस कंपोनेंट पे जब मैं पुश टाइप ऐसे कंप्रेस करूंगा तो इसमें से रिजल्ट निकल के क्या आएगा? या तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और विड्थ क्या आएगी, और लेंथ घटेगी और विड्थ क्या आएगी? बढ़ेगी। दैट मींस इसके होने के चांसेस है ये 5 से कितना गया? 7, और ये 10 से कितना गया? 8। अगर मैं एरिया निकालूं तो 10 गुना 5, इसका कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना बना 2 से 2? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। या इसको मैं 3D में बनाऊं, सेम एज इट इज, इसको क्या बनाता हूं मैं? 3D में बनाता हूं। मेरे पास एक कंपोनेंट है,
ये क्या है? कंपोनेंट। इस कंपोनेंट पे हमने कौन कौन से एफर्ट लगाए? यहां से हमने क्या लगाया? फोर्स, और इस साइड पे क्या लगाया? फोर्स। ये जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी ये हाइट है वो कितनी थी? वो हाइट चौड़ाई है वो भी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। ओके, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसका वॉल्यूम टोटल कितना बनेगा? 10 पंजू पंजू 25, 25 गुना में 10 तो कितना बन गया? सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या बन रहा है इसका? वॉल्यूम बन रहा है। अगर मैं एरिया निकालूं तो 10 इंटू में 5, तो 10 इंटू 5 एरिया कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं से आपको समझ में आएगा, इलास्टिसिटी भी समझ आएगा, प्लास्टिसिटी भी समझ में आएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव, हुक, इस फिगर को समझ लेंगे। ठीक, ओके। जब मैं इस कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? ये ऐसे फिगर बन जाएगा। अब इसकी लेंथ में क्या आ गया? अगर इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करने से क्या होगा? जो लेंथ थी मेरे पास वो 10 की जगह अब कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 8 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ओके, डाउट है किसी को? ऐसा ही पॉसिबल है फोर्स लगाने से। अब देखो इलास्टिसिटी क्या होती है? Elasticity. When we apply a force on a component, जब हमने किसी कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाया, उस फोर्स लगाने से बॉडी की शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, या चेंज आ गया। बॉडी की शेप साइज में क्या आ गया? चेंज आ गया। बट जैसे ही मैंने उस फोर्स को वापसी हटाया, वापसी हटाने से उसने क्या कर लिया? रिगेन कर ली अपनी शेप और अपने साइज को। जैसे मेरे पास मेरी स्वेटर अभी मैंने पकड़ रखा, मैंने व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, बॉडी ने शेप साइज क्या कर ली? चेंज। जैसे ही फोर्स हटाया तो दोबारा रिगेन क्या कर ली इसने? शेप साइज। तो इस चीज को क्या बोलते हो? इलास्टिसिटी। समझ में आया? अगर इस कंपोनेंट पे फोर्स लगा रहा हूं, चाहे वो पुश हो चाहे पुल हो, उससे बॉडी की शेप साइज चेंज होके मेरे पास आ गई, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और उसका एरिया भी चेंज हो गया। जैसे ही आपने इस फोर्स को हटाया, फोर्स को हटाते बॉडी ने रिगेन कर ली वही शेप, तो आप क्या बोल दोगे? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। Plasticity. When we apply an external force on a body, then body change the shape, change the area, change the volume. But when we release this force, after that remain same this condition. उसके बाद जो कंडीशन बनी थी फोर्स लगने से पहले वो क्या है? सेम की सेम बनी है। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से शेप साइज क्या हुआ? चेंज। फोर्स हटा दिया, अभी भी बॉडी उसी शेप में है, अभी भी बॉडी क्या है? उसी शेप में। आप बबल गम खाते हो, च्युइंग गम खाते हो, च्युइंग गम खाने के बाद आपने लंबी करी, लंबी करने के बाद छोड़ते ही वो क्या आएगी? उसी शेप में रहेगी ना, वापसी तो नहीं आएगी उस शेप में। तो उसको आप क्या बोल दोगे? प्लास्टिसिटी। तो इसमें किसी को डाउट आया हो? ओके, ठीक। दो चीजें समझ आ गई। अब इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी के बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर तीसरी चीज, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है, अब मान लो ये सरफेस है मेरे पास ये एक सुई है, सुई कंपास है, सपोज करो ये क्या है? कंपास है। अब मैं ना पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं, पेनिट्रेट हो रहा है? नो, नहीं हो रहा। पेनिट्रेट का मतलब अंदर चले जाना। इसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। दैट मींस हार्ड कौन सा है? ये साइड या फिर ये साइड? नीचे। तो अगर आपको किसी कंपोनेंट की हार्डनेस को चेक करना है तो आप उसके अंदर पेनिट्रेशन करके देखो।
किसी चीज के अंदर कोई चीज, नुकीली चीज जितनी ज्यादा पेनिट्रेट होएगी वो चीज उतनी ही सॉफ्ट होएगी, और जो उसका अपोज करेगी वो उतनी ही हार्ड होएगी। समझ में आया? किसी को डाउट है इसके अंदर, हार्डनेस के अंदर? नो सर। कर दूं? नेक्स्ट है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी के अंदर क्या होता है? तुम किसी मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हो, किसी हार्ड मटेरियल के ऊपर काम करना आसान है या सॉफ्ट मटेरियल पे काम करना आसान है? सॉफ्ट। मैं आपको एक तो लकड़ी देता हूँ, एक आपको मैं मैंगो देता हूँ, आम देता हूँ, एक चक्कू देता हूँ, उस चक्कू से आम को काटना आसान है या लकड़ी को काटना आसान है? आम को काटना आसान है। दैट मीन्स जिसके ऊपर काम करना आसान है उस चीज को क्या बोलते हैं? मशीनेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मशीनेबिलिटी। तो मशीनेबिलिटी समझ में आई है? जिसके ऊपर काम जल्दी काम हो, मतलब काम तो क्या था? काटना था। आम भी इतना चौड़ाई में था, लकड़ी भी इतनी चौड़ाई में थी, ठीक है, लेकिन दोनों में से हमने जल्दी किसको काट लिया? आम को। अब मैं बात करता हूं मेटल की फॉर्म में। मेरे पास एक एल्यूमिनियम है, एक मेरे पास आयरन है, ठीक। आयरन के अंदर स्टेनलेस स्टील है मेरे पास, खोज करो। अब स्टेनलेस स्टील है जो एसएस है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो मशीनेबिलिटी किसकी अच्छी होगी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस क्या है? कम है। तो ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब किसी भी मटेरियल को ड्रा करना है इनटू किसी फॉर्म में, वायर की फॉर्म में। मेरे पास पहले क्या था? एक मटेरियल था, च्युइंगम थी। ये च्युइंगम की टॉफी थी, आपने खाई, खाने के बाद आपने क्या कर दिया? इसको लंबा बना दिया। इसका मतलब इसके अंदर क्या चीज है? डक्टिलिटी। जितनी भी आप सड़कों के ऊपर जो पोल देखते हो, बिजली के खंभे देखते हो, उसके अंदर क्या है? एबिलिटी है किस चीज की? डक्टिलिटी। तभी तो वो वायर बनी है। मेनली वायर किसकी बनती है? एल्यूमिनियम की और कॉपर की। गोल्ड के अंदर भी डक्टिलिटी होती है। अब आप डक्टिलिटी की बात करो, क्या ग्लास के अंदर डक्टिलिटी होती है? नहीं होती ना। ग्लास को खींचेगा ही नहीं, वायर में ड्राई नहीं होएगा। लकड़ी का होएगा? लकड़ी का भी नहीं होएगा। तो इसका मतलब डक्टिलिटी समझ में आया? द एबिलिटी टू ड्राई इनटू द वायर। अगर वायर की फॉर्म में कोई चीज, अब जैसे ये चीज है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या कर दूं? चेंज कर दूं। फोर्स की डायरेक्शन क्या कर दूं? चेंज कर दूं। फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से धीरे 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 अगर ये किस में कन्वर्ट होता चला जाए? वायर में। तो मैं क्या बोल दूंगा? इसमें कौन सी एबिलिटी है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। ये चीज समझ आई? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो डक्टिलिटी होगी। डक्टिलिटी से नेक्स्ट क्या है? स्टीफनेस। स्टीफनेस एक अचानक से एक दम से जो फोर्स लगता है, हम बोलते हैं उसको जर्क या फिर इंपैक्ट। जो इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले उस चीज को क्या बोलते हैं? स्टीफनेस। स्प्रिंग है, इसके ऊपर एकदम से एफर्ट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि लोड हमारे अलग अलग होते हैं। जब है ना, आप लोगों ने कभी लोड को पढ़ा होगा, एक तो इंपैक्ट लोड होता है, एक कौन सा लोड होता है? इंपैक्ट लोड होता है, और एक ग्रेजुअली लोड होता है। इंपैक्ट में क्या, जैसे किसी हथौड़े से आपने कट्टे सी चोट मार दी किसी हथौड़े से, उसको कौन सा लोड बोलोगे? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। और अब मैं जो इस दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5, 7, 10, 12, 15, अब ये कौन सा है? ये कौन सा है? ग्रेजुअली। ठीक है, तो इंपैक्ट लोड और ग्रेजुअली लोड। जब इंपैक्ट लोड लगता है, तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते हुए एकदम से खड्डा है, तो उसके जो स्प्रिंग बने हुए हैं, जो स्प्रिंग का मतलब क्या है उसके अंदर, अब जो मतलब जो जरक लगेगा, जो धक्का लगेगा एकदम से जो लगेगा, उसको क्या है? एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर क्या होती है? कैपेसिटी होती है, हम उसको बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो मेनली जो सस्पेंशन सिस्टम उस मटेरियल के बनाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होती है? स्टीफनेस। और स्टीफनेस का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब करना किस चीज को? लोड को। कौन सा लोड? इंपैक्ट लोड। इसको भी कर सकती है वो, ग्रेजुअली लोड को भी।
दैट मींस लोड को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्टीफनेस। जो जितना ज्यादा स्टीफ लोड को एब्जॉर्ब करेगी स्टीफनेस उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आई ये चीज? नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ जी, आवाज नहीं। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आवाज नहीं। जब इस कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स लगेगा, अब ये देखो, अगर मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार क्या करेगी? वहीं पे रहेगी, कुछ नहीं करेगी, ये करेगी। ये क्या करेगी? मेरे अपोजिट में भी फोर्स लगाएगी। और ये चीज हमें किसने बताई थी? न्यूटन ने। न्यूटन हमें एक लाइन बोल के चला गया कि अगर आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन पक्का होएगा, 100% होएगा, श्योर है। ओके, ये चीज मानते हो इस चीज को? और कौन से लॉ में कहा था? थर्ड लॉ। एक्शन है तो रिएक्शन। तो इस कंपोनेंट के ऊपर आपने एक्शन लिया, आपने क्या लिया? एक्शन लिया। आपने क्या लगाया? इसके ऊपर फोर्स लगाया, या फिर आपने इसके ऊपर क्या लगाया? लोड लगाया। तो ये बॉडी चुप में बैठेगी, ये बॉडी अंदर की तरफ से क्या लगाएगी? एफर्ट लगाएगी। अंदर की तरफ से क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। जो अंदर की तरफ से फोर्स लगेगा, हम बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस करेगी। ये रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। इसने क्या करा? उसको रजिस्ट करा। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A। और स्ट्रेस क्या होती है? when we apply a force on a body, then a resisting force in opposing direction, जो resisting force होएगा वो opposite direction में होएगा, also applied, या फिर इस फोर्स को जो बाहर से आपने फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इस फोर्स को रजिस्ट करेगा अंदर की तरफ से एक फोर्स, ठीक है। और जो अंदर की तरफ से फोर्स है, कौन सा फोर्स है? रजिस्टिंग फोर्स ऑक्यूड बाय अ बॉडी। रजिस्टिंग फोर्स ऑक्यूड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। When we apply a force on a body, then a resisting force also applied by the body in opposite direction of external force is called stress। समझ में आई ये पॉइंट लाइन? ओके, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, कि कितना लोड लग रहा है। मान लो 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, क्योंकि फोर्स को हम किस में कंसीडर करते हैं? लोड में, ठीक है। अपॉन एरिया, कितने एरिया पे? अब मैं लोड लगा रहा हूं बॉडी के ऊपर, कितना एरिया पे लोड लगाया है? इतने ही एरिया पे लोड लगाया है। कितना लोड लगाया था? जो जोर दे रखा है, मान लो 5 न्यूटन लगा। अब मेरे को समझ में आ गई ये कितना है, ये 10 है और ये कितना है? 2। तो 10 × 2 क्या बन गया? एरिया बन गया। 10 × 2 का मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में, और क्या नाम है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बन गया। लोड कितना लगाया है? 5 न्यूटन। अब यहां से जो वैल्यू आएगी 5 का 20, तो 0.4 मान लो 4 बन गया। 0.4 न्यूटन एंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया इसका? यूनिट। तो अगर मैं स्ट्रेस के यूनिट की बात करूं, स्ट्रेस के यूनिट की बात करूं, क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? किसी को डाउट है स्ट्रेस में? 0.25 आएगा उसको। 0.25, चलो जो भी आएगा 0.25। ओके, कर लोगे इतना? डाउट है किसी को? अब हम पढ़ते हैं। अब ये जो लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, ये लोड 2 टाइप से लगेगा। कितने टाइप से लगेगा? 2। या तो लगेगा पुश, या लगेगा पुल। पुश मींस धक्का। धक्का देने का मतलब क्या है? टेंसाइल। और पुल मींस खिंचाव। खींचने का मतलब क्या है? पुश। धक्का, पुल मींस खिंचाव। पुल अपनी तरफ। पुश मींस क्या हो गया? पुश।
किसी चीज को पुश धकेलते हैं, किसी चीज को धकेलना, पुश मींस धक्का, धक्का मींस टेंसाइल और पुल मीन पुश में होता है क्या, किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं, PUSH पुश धक्का दे रहे हैं, दैट मींस कंप्रेशन। तो यहाँ पे कंप्रेसिव आएगा, कंप्रेसिव, और यहाँ पे कौन सा आएगा, टेंसाइल। ठीक है, तो अगर आप पुल कर रहे हो, किसी चीज को पुल कर रहे हो, पुल करने का मतलब क्या है, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, उसके अंदर क्या है, टेंशन। किसी चीज को पुश कर रहे हो, पुश मींस आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो इस बॉडी के ऊपर अलग अलग से रिजल्ट बढ़ेंगे। जब आप इस बॉडी को पुश करोगे, इस बॉडी को क्या करोगे, पुश करोगे, तो किसकी बात करोगे, कंप्रेशन की बात करोगे, पुल करोगे तो किसकी बात करोगे, टेंसाइल की। अब यहाँ पे नाम चेंज होता रहेगा, स्ट्रेस तो पढ़ ली तुमने, नाम आएगा व्हाट इज इन दोनों, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में लोड कौन सा रहेगा, कंप्रेसिव या टेंसाइल, कंप्रेसिव में पुल आए, टेंसाइल, टेंसाइल में पुल। तो जो लोड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, पुल लोड। या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है सिग्मा टी, सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन में एरिया, सेम एज इट इज बन गया। तो सिग्मा टी का मतलब टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन एरिया। टेंसाइल लोड भी किसमें रहेगा, न्यूटन में, और एरिया किसमें है, मीटर स्क्वायर। समझ में आई। अब यहाँ पे जब हमने क्या करा, टेंसाइल करा, इस कंपोनेंट को क्या करा, खींचा, ये खींच दिया। खींचने से क्या चीज होगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा, हाँ जी बड़ा होगा, बड़ा होगा। पहले लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, अब कितनी बन गई, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब इस चीज को खींचा है, खींचने से जो इसकी ये हाइट, उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। उस चीज को क्या नाम दे दोगे, कम होएगा वो ज्यादा होएगी, कम होगी, कम होएगी। पहले 5 थी तो अब कितनी है, 4। अब पहले के कंपैरिजन में अगर मैं एरिया निकालूं तो 10 × 5 में कितना एरिया निकला था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। शुरू में इस कंपोनेंट का इतना था, लेकिन जब मैंने इस कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या चेंज आया इसके अंदर, 12 गुना में 4, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ। तो यही चीज पड़ी थी नहीं, किसी भी कंपोनेंट पे अगर फोर्स लगाओगे तो शेप साइज में चेंज आएगा ही आएगा। अब किस में चेंज आया, इसकी लेंथ में चेंज आया और विड्थ में चेंज आया। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लोड कौन सा होएगा, उस टाइप का मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे, कंप्रेसिव लोड अपॉन में एरिया, न्यूटन सेम रहेगा। कंप्रेसिव में क्या रहेगा, ये देखो इसका एरिया निकालो, 8 × 48, पहले कितना था, 50। अब हमने क्या करें, यहाँ पे एरो चेंज करें, एरो चेंज करें। तो पहले 10 सेंटीमीटर था, अब कितना रहेगा, 8। पहले ये कितना था, 5। कंप्रेस करने से बढ़ेगा या घटेगा, कंप्रेस करने से बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। ये डस्टर है, इसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करने से लेंथ क्या होएगी, कम होएगी, लेकिन जो हाइट है वो क्या होएगी, बढ़ेगी ना। तो पहले के केस में कितनी थी, 5 थी, इस केस में कितनी कर दी, 6। तो एरिया निकालना तो क्या बन गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज आया या नहीं आया, चेंज आया। अगर चेंज ना आया होता तो इस बॉडी को मैं कौन सी बॉडी बोल देता, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अगर चेंज ना आया होता, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, चेंज आएगा ही आएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। जो टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये दोनों स्ट्रेस हमने पढ़ी, इन दोनों का हमने नाम दे दिया नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस।
समझ में आ गई? तो नॉर्मल स्ट्रेस में दोनों की दोनों कंसीडर की जाती है, कौन सी? टेंसाइल भी और कंप्रेसिव। अब बची मेरे पास शियर स्ट्रेस। कौन सी बची? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, पहले तो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से। अब मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मेरे पास एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, नीचे से मैंने इसके को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया तो क्या ये यहां से हिलेगी? नहीं हिलेगी। यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा? एंगल पे चेंज होगी उसकी यहां से तो हिलेगी, ये बोल दिया है, क्योंकि यहां से हिलने का मतलब तो क्या है? वर्क हो गया, ये आगे चलेगी, वो नहीं करना। यहां से अगर हिलेगी नहीं तो इसका जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगी। मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो? मान लो तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? डिनोट करते हैं टाउ से। फोर्स कौन सा लगा है यहाँ पे? शियर फोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? शियर फोर्स अपॉन में एरिया। कितने एरिया के ऊपर लगा है? इसका भी यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो किसी को इसमें डाउट है? स्ट्रेस में 3 टाइप की पढ़ी है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेस। ओके, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, जब भी स्ट्रेस आएगी तो क्या आएगा? चेंज आएगा। पढ़ा है ना हमने? स्ट्रेस आया तो क्या आया? चेंज आया। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? आवाज नहीं। स्ट्रेन चेंज, वो लेंथ में भी हो सकता है, वो ब्रेड्थ में भी हो सकता है, वो एरिया में भी हो सकता है और वो वॉल्यूम में भी हो सकता है। इस कंपोनेंट में कहीं भी चेंज आ गया, किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से, और वो डेफिनेटली श्योर है आएगा ही आएगा, और उसी चेंज को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेन बोल देते हैं। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या बनती है? चेंज इन When a change is occurred in a body due to stress, the change may be in length, breadth, height, area or volume. तो so this is called a strain. Strain को इयोटा से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप। डायमेंशन, ठीक है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। पहले के केस में चेंज इन डायमेंशन कितना है? यहाँ पे कितना है? ये 48 है, ये 50 है, तो चेंज कितना आया? कितना है? अरे कितना आया चेंज? 2 ही तो आया है। पहले 50 थे, अब कितना है? 48, तो चेंज कितना आया? 2 आया। ओरिजिनल कितना है? 50 ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो 1/25। यूनिट क्या बना? ये सेंटीमीटर में ले रखा था, ये भी किसमें है? सेंटीमीटर में। यूनिट क्या बनेगा? यूनिट क्या बनेगा? यूनिट लेस क्वांटिटी। सामने देख लो क्या बनेगा? यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट से यूनिट भी तो कैंसिल होएगा, तो ये क्या बनेगा? यूनिट लेस। यहां तक बताओ, समझ आया? तो हमने स्ट्रेन बना लिया, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रेन है मेरे पास वो 2 टाइप की होती है। एक कौन सी है? सॉरी 3 टाइप की। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड कौन सी है? लेटरल स्ट्रेन। और नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आवाज निकल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होता है? जब आपने टेंसाइल फोर्स लगाया था, टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? चेंज आया किसके अंदर? लेंथ, डायमेंशन के अंदर। उस टाइम जो स्ट्रेन उसके अंदर ऑक्यूड हुई, उस चीज को क्या बोल दोगे आप? स्ट्रेन बोल दोगे। कौन सी स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज चेंज
इन लेंथ लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। ये चीज समझ आई? चेंज इन लेंथ कितना आया? 2 आया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10 थी। काट दो 1 बाय 5 आया। ओके। नेक्स्ट कौन सा है? लेटरल। लेटरल के अंदर जो विड्थ में आया, चेंज इन डायमीटर। अगर कोई सर्कल गोल है तो गोल सर्कल का क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। अब पहले कितनी थी? 5 थी। अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पहले कितनी थी? 5 थी, अब 4। तो चेंज कितना आया? 1। और पहले कितनी थी? 5। तो ये क्या बन गया? Lateral strain। फिर कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक। दैट मींस चेंज वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले का वॉल्यूम कितना है? 50। चेंज कितना आया उसमें? 2। क्योंकि वैल्यू कितनी है? 50 है और 48 है। 50 और 48 के बीच का चेंज कितना है? 2 है। तो चेंज इन वॉल्यूम 2, ओरिजिनल कितना है? 50। इसको डिवाइड कर दो 1 बाय 25 यूनिट लेंथ। तो यहां तक आपकी स्ट्रेन दी गई। हमने स्ट्रेन पढ़ा है लेटरल, लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। अब एक चीज आती है हुक्स लॉ। क्या आता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि आप जितनी ज्यादा स्ट्रेस डालोगे किसी चीज पे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। मैं आप लोगों को जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा आप लोग उतना ही ज्यादा सीखोगे। बेटे अगर लेक्चर है तो रेस्ट में बैठो, खाली है यहाँ पे कंटिन्यू करें। ठीक है, समझ में आई है? जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उसका रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा तुम पेपर में लिखोगे उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा कि जो आपकी स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन। स्ट्रेन के। कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। ये क्या है? निशान किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस निशान को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट का। और उस कांस्टेंट का नाम क्या रखा हमने? यंग मॉडुलस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। समझ आए? कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया? यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब क्या बनेगा? जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। दैट मीन स्ट्रेस को डिनोट करके सिग्मा इज इक्वल टू ई। ई का मतलब क्या है? यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इयोटा। अब यहां से आपसे अगर कोई पूछता है यंग मॉडुलस क्या होता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आप स्ट्रेस को कहां लेके चले जाओगे? कहां पे लेके चले जाओगे? नीचे। यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस का यूनिट क्या है? स्ट्रेस किसमें होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नीचे स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं है, तो यंग मॉडुलस का भी यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर बताओ, किसको डाउट है? ओके, कर दूं ना? फोर्स, स्ट्रेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर को पढ़ने से पहले है ना हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेशर में, फोर्स में और क्या नाम है स्ट्रेस में फर्क क्या है। कोई भी चीज जो तुम लोग बाहर से लगाते हो, बाहर से, मैंने ये बाहर से क्या लगाया? प्रेशर डालना इसके ऊपर या फोर्स डालना? आप लोग क्या बोलते हो? फोर्स डालना या प्रेशर डालना? कंफ्यूजन है ना?
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन वो लग रहा है सॉलिड बॉडी पे, तो आप उसको क्या बोल दोगे? फोर्स। तो आपको फोर्स कवर हुआ। फोर्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और बॉडी कौन सी है? सॉलिड। स्ट्रेस क्या होती है? जब ये फोर्स लगा है, इस फोर्स लगाने से ये रजिस्टर मेरा क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जो इंटरनल एफर्ट होता है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उस चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। बचा क्या? प्रेशर। प्रेशर किसकी फॉर्म में? कोई भी लिक्विड की फॉर्म में बोल लो या फिर फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर दोनों चीज आती है, लिक्विड भी आती है प्लस गैस भी आती है। जब भी आप लोग गैस की बात करोगे या लिक्विड की बात करोगे तो हम किसकी बात करेंगे? प्रेशर की बात करेंगे। अब आप अपने घरों में है ना, जब भी मतलब मान लो सपोज करो आपने समर्सिबल चला रखा है, उसकी नाली पकड़ रखी है आगे से, तो आप क्या करते हो? प्रेशर बढ़ गया या प्रेशर घट गया? आप सर्विस स्टेशन पे जाते हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है भाई, फोर्स बोल रहे कभी आपने? भाई बहुत ज्यादा फोर्स से पानी मार रहा है, नहीं, क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी मार रहा है। प्रेशर का जिक्र क्यों करा? क्योंकि वहां पे क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मीन्स फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड प्लस गैस। तो किसी को प्रेशर समझ में आया? हाँ जी, प्रेशर में डाउट है? नो सर। ओके, नेक्स्ट प्रेशर के टाइप। फर्स्ट है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या बोल दोगे आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोल दोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट जो जमीन के ऊपर आपका प्रेशर है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या बोल दोगे आप? एब्सोल्यूट। ओके ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जाओ डेप्थ में, जितना नीचे चले जाओगे, नीचे जाते जाते कौन सा प्रेशर बनेगा? वैक्यूम प्रेशर। कौन सा प्रेशर बनेगा? वैक्यूम प्रेशर। लेकिन वैक्यूम प्रेशर से पहले तक आपका जो प्रेशर और इशू क्या नाम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर है वो क्या कहलाएगा? गेज। GAUG, गेज। जी पहले तो हो गया जी। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। धरती से जो ऊपर का प्रेशर है, धरती से ऊपर के प्रेशर को क्या बोल दोगे? गेज प्रेशर। धरती से नीचे के प्रेशर को क्या बोल दोगे? वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को मिला दो, उसको नाम क्या दे दोगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे बताओ, ये धरती है, धरती के ऊपर जो प्रेशर है वो कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर चले गए कौन सा है? गेज प्रेशर। अर्थ क्रस्ट से नीचे चले गए वैक्यूम प्रेशर। हम बोलते हैं ना भाई धीरे धीरे उसकी सांस रुकने से मौत होगी, तो वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ भी तो नहीं है ना वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या? खाली है। खाली है तो सांस नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी तो जान चली जाएगी। तो ये चीज समझ आएगी। अब मैं अगर वैक्यूम से लेके गेज प्रेशर तक दोनों को ऐड कर दूं तो उस प्रेशर को क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। यहां तक बताओ, किसी को प्रेशर में डाउट है? ओके, तो हमारा एक टॉपिक बचा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ के अंदर हमने सबसे पहले कंटेनर ले लिया। हमने क्या ले लिया? कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? लिक्विड। अब ये लिक्विड भरा है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अब जैसे ये पार्टिकल है, ये इसको अटैक कर रहा है, इसको इसको इसको, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसको, और ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसको, तो चेक बन रहा है ना? ये सारे अगर किसी भी क्लोज व्हीकल के उसके अंदर
कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड डाल दिया, तो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो ऑल दी डायरेक्शन के अंदर एफर्ट लगाते हैं और इक्वल एफर्ट लगाते हैं। जैसे मैं सपोज करो मैं क्या हूं, एक पार्टिकल हूं, इधर और इधर दोनों साइड प्रेशर क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, ऊपर भी क्या और नीचे भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। ये बात किसने बताई थी, पास्कल। और पास्कल लॉ का यूज हम करते हैं, जैसे सर्विस स्टेशन पे जाओगे ना तुम, सर्विस स्टेशन पे गाड़ी को ऊपर उठाने में, अब ये देखो गाड़ी ऊपर उठती कैसे, ये देखो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, लिक्विड। ये हमारा क्या है, वो यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, गाड़ी को खड़ा कर दिया, गाड़ी खड़ी, यहाँ पे हमारा क्या है, पिस्टन। अब यहाँ से आप पिस्टन को प्रेस करोगे तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस गाड़ी को ऊपर उठा देगा, उठाएगा या नहीं उठाएगा। यहाँ पे जो आपका लॉ यूज हो रहा है वो कौन सा लॉ यूज हो रहा है, पास्कल लॉ। किसी भी गाड़ी को लिफ्ट से ऊपर करने में कौन यूज होता है, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का एग्जांपल कौन सा बन गया, हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो किसका एग्जांपल है, पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो पार्टिकल है वो ऑल दी डायरेक्शन के अंदर एफर्ट लगाता है और सेम एफर्ट लगाता है। नेक्स्ट है कोहेशन और एडहेशन। नेक्स्ट क्या है, कोहेशन और एडहेशन। कोहेशन और एडहेशन में क्या फर्क है, ये हमने वापसी कंटेनर में या कंटेनर में क्या डाल दिए, छोटे छोटे पार्टिकल डाल दिए, पार्टिकल डाल दिए। अब ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल। ये पार्टिकल इसको खींच रहा है, ये पार्टिकल इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। अगर सेम सब्सटेंस की इसके अंदर पानी है तो बात सिर्फ किसकी हो रही है, पानी की हो रही है, वाटर की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ कोहेशन। नेक्स्ट है एडहेशन। अरे जो ये कंटेनर है ये क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर भी तो मिलकर बना हुआ है ना किसी न किसी चीज से, बनाया या नहीं बनाया, यस सर। ये हमने क्या बना दिया, कंटेनर बना, ऊपर से पानी डाला, पानी कहाँ गया, नीचे। अब इस कंटेनर के भी तो पार्टिकल होंगे, कंटेनर का भी तो कोई ना कोई क्या है, मटेरियल है। कंटेनर का मटेरियल और पानी का मटेरियल भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक के। अब गिलास में पानी डाला तो गिलास क्या हो जाता है, गिल्ला हो जाता है। गिल्ला क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल किससे चिपक गए, गिलास से। और जो पानी के पार्टिकल का गिलास से चिपकना क्या कहलाता है, एडहेसिव। समझ में, जब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग हो, एक पानी है दूसरा क्या है, गिलास किसका है, स्टेनलेस स्टील का। तो स्टेनलेस स्टील का मटेरियल और वाटर के जो पार्टिकल है वो आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, उस चीज को क्या बोल दोगे, एडहेसिव। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्या आता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के अंदर क्या आएगा, अब ये लो लिक्विड, जब भी आप किसी लिक्विड का फिगर बनाते हो तो ऊपर से आप ऐसे बना देते हो, या फिर आप क्या करते हो, सरफेस टेंशन के अंदर ये बनाया या फिर ये बना देते हो, ऐसे करते हो या नहीं करते हो, करते हैं। अब ये करते क्यों है, इसका रीजन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल। तो यहां पे भी पार्टिकल है। सपोज करो इस केस में पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इसने खींचा, इसको इसने खींचा, इसको इसने खींचा और इसको इसने खींचा। इस पार्टिकल को इसने खींचा, इस पार्टिकल को इसने, इस पार्टिकल को इसने। ये इसको खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ठीक है, लास्ट में इधर से इसको ये खींच रहा है। तो तुम देखोगे जो यहां पे पार्टिकल थे ऊपर,
यहाँ धीरे धीरे ये पार्टिकल कहाँ खींचे जा रहे हैं, नीचे खींचे जा रहे हैं, ऊपर क्या आ गई, खाली जगह आ गई, ऊपर तो पानी है ही नहीं। जैसे मान लो आपके घरों में ना रस्सी बंधी है, ये पोल से लेके ये पोल पे रस्सी बंधी है, अगर यहाँ से पकड़ के मैं नीचे खींचूं तो क्या होगा, रस्सी कैसे बनेगी, इस शेप में बनेगी। सेम है, जब पार्टिकल यहाँ नीचे की तरफ तो खींच रहे हैं, उसको काउंटर क्या बोलते हैं, मतलब उसको काउंटर करने के लिए ऊपर तो फोर्स लग ही नहीं रहा ना, तो उसकी शेप क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। किस केस में, अट्रैक्शन में। अगर वो रिपेल करते तो ऊपर की तरफ धक्का देते, ऊपर की तरफ क्या करते, धक्का देते, तो पोजीशन क्या बन जाती, ये बन जाती। तो इस तरह का सरफेस का पाया जाना या इस तरह का सरफेस का पाया जाना क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। इसका क्या है, फॉर्मूला है कि ये पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितनी लेंथ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक इस लेंथ पे फोर्स लगा रहे हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट बचा हमारा विस्कोसिटी, लास्ट टॉपिक कौन सा बचा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस क्या होता है, हाँ जी, विस्कोसिटी मींस क्या होता है, पता नहीं, लिक्विड को हमने ये अपोज सुना करता हुआ है कि जो शहद की है वो विस्कोसिटी क्या होती है, हाई ज्यादा होती है। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन। कोई भी चीज जितना ज्यादा गाढ़ी होगी वो उसकी विस्कोसिटी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। विस्कोसिटी को सुन लो, मानो मेरे पास कोई नहर है, मेरे पास क्या है, कोई नहर है, नहर से पानी जा रहा है, ये डेप्थ है, ये बिल्कुल क्या है, नहर का बॉटम है, और ये नहर का बिल्कुल क्या है, टॉप है। जो पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो किसमें करता है, लेयर में। पानी जो फ्लो कर रहा है ना वो लेयर में फ्लो करता है, या तो वो लैमिनर फ्लो हो सकता है या फिर वो टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। मतलब या तो पानी सीधा चलेगा या पानी क्या करेगा, ऐसे करके चलेगा। अगर पानी सीधा चल रहा है तो क्या बोल दोगे, लैमिनर फ्लो। अगर ऐसे ऐसे करके चल रहा है तो टर्बुलेंट फ्लो। मींस अगर ये लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही, यहाँ पे ये पानी चल रहा था, ये कौन सा फ्लो है, लैमिनर। ये लाइन चली, ये ऐसे लाइन चली, ये ऐसे, ये कौन सा है, टर्बुलेंट। समझ में आ गई, ऐसे ही पानी चलता है। अब विस्कोसिटी में क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होएगी पानी की उसकी स्पीड ज्यादा होएगी या कम होएगी, ज्यादा ज्यादा क्या होएगी, कम होएगी या ज्यादा होएगी। अब देखो पहले सुन लो, कोई भी दो चीज जब आपस में रगड़ के चलती है उनके बीच में क्या होता है। अब मेरा हाथ इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो हाथ के और इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। अगर ये बिल्कुल यहाँ पे ऑयल डला होता तो फ्रिक्शन कम होता है या ज्यादा, कम। अगर ये उबड़ खाबड़ होता तो और फ्रिक्शन क्या होता, ज्यादा होता है, और भी ज्यादा होता। मानते हो चीज, क्योंकि उबड़ खाबड़ में क्या होगा, इंटरलॉक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मानते हो चीज। अब यहाँ देखो, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम, और इसकी और कम। ये हमारा क्या है, पानी फ्लो कर रहा है। क्यों, इस लेयर को कौन सी लेयर रजिस्ट कर रही है, सिर्फ नीचे की लेयर रजिस्ट कर रही है, ऊपर से तो कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन इस लेयर को एक लेयर ऊपर से कर रही है, बाकी नीचे से कर रही है। इस लेयर को ऊपर से दो लेयर कर रही है, बाकी नीचे से ये कर रही है। वजन भी तो बढ़ रहा है ना इनका ऊपर से। इस लेयर को ऊपर से ये चारों कर रही है, नीचे से ये कर रही है, इसमें ऊपर से ये कर रही है, नीचे से ये कर रही है। कई बार जब नहर के अंदर पानी चलता है ना तो ऊपर का जो फ्लो है वो सबसे तेज रहेगा, बिल्कुल डेप्थ में जाओगे तो सबसे कम रहेगा। ये ड्यू टू एक होता है रेजिस्टेंस के की वजह से, किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। और जो विस्कोसिटी क्या था वो गाढ़ापन, विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन। अब ये जो फ्लो है, अब मान लो मेरे को क्या करना है, मैंने पानी डाला किसके ऊपर, जमीन पे, पानी क्या करेगा, बहेगा। पानी क्या करेगा, बहेगा। फिर मैंने क्या डाल दिया, शहद डाल दिया, वो शहद भी बहेगा। लेकिन ज्यादा दूर तक फैलने के चांसेस किसके ज्यादा है, पानी के। पानी के। क्यों, पानी के क्यों है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होएगा इनकी लेयर के बीच में वो क्या होएगा, कम। कम होएगा। कम क्यों होएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है।
और शहद के अंदर यहाँ जो लेयरों के बीच का रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। ये रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो वो दूर तक नहीं बढ़ेगा। मैंने क्या करा, एक गिलास लिया, हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, गिलास में से पानी डाला, शहद तो इतने एरिया तक जाएगा, लेकिन पानी क्या करेगा, इतने एरिया तक चला जाएगा। ये किस की वजह से गया, विस्कोसिटी की वजह से। और विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, कि ये लेयर है एक दूसरे का रेजिस्टेंस कितना करते हैं। तो ये चीज समझ में आई है। किसी को सरफेस टेंशन में डाउट हो, ओके। तो पानी एज कंपेयर टू शहद, शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हनी। हनी। तो हनी के कंपेयर में जो वाटर है वो क्या है, कम विस्कस है एज कंपेयर टू हनी। तो आज की इस चैप्टर में भाई इतना ही था। तो हमने आज की इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर भी करना है। शेयर कहाँ तक, ऑटोमोबाइल तक नहीं रखना, मैकेनिकल, सिविल, प्लास्टिक, हमें सबका भला करना है, ठीक है। ओके। तो थैंक यू।